ये घटना है 3 जनवरी 2025 की। सुबह सुबह पुदुचेरी में विष्णु और प्रवीण कुमार ये दोनों अपने अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से सीबीआई की एक टीम इनके दरवाजे पर आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। क्या थी इनकी गलती? क्या इनकी गलती ये थी कि ये दोनों एक नॉर्मल से इंटीरियर डिजाइनर्स थे, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे, बीवी बच्चे वाले थे। इन दोनों की ही वाइफ स्कूल टीचर थी, दोनों के दो बच्चे थे। जब इनको अरेस्ट करा जा रहा था तो इनके बच्चे रो रहे थे, पूछ रहे थे कि अंकल कहाँ लेके जा रहे हो पापा को। आसपास के लोगों ने ये सुना और वो सुन करके इकट्ठा हो गए। आफ्टर ऑल ये दोनों लोग बस एक नॉर्मल से लोग थे और सम्मानित भी थे पूरे एरिया में। और जब काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, बहुत सारा शोर मचने लगा, तो सीबीआई वालों ने बताया कि इन पर 3 लोगों के कत्ल का आरोप है। एक माँ और उसकी 17 दिन की 2 जुड़वा बेटियों के कत्ल का। बिल्कुल सही सुना आपने, इन दोनों लोगों ने एक माँ और उसकी 17 दिन की 2 जुड़वा बेटियों का गला काट दिया था। उन बच्चियों का तो अभी नाम भी नहीं रखा गया होगा। नाम से याद आया कि दरअसल विष्णु और प्रवीण कुमार, इनका भी असली नाम नहीं था। और ये जो कांड है ये कोई 1-2 साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले नहीं, बल्कि 19 साल पहले किया गया था। मतलब कि 19 साल से ये दोनों, एक माँ और उसकी 17 दिन की 2 लड़कियों का मर्डर करके चैन से जी रहे थे, अपना परिवार बसा चुके थे। तो जैसा मैंने आपको बोला कि दरअसल ये कहानी 2025 से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये सब कुछ शुरू हुआ 2006 में। आज मैं बात कर रहा हूँ केरल के उस ट्रिपल मर्डर केस की, जिसने पूरे केरला को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। दोस्तों, केरल में एक जिला है कोल्लम जिला, उसमें एक छोटा सा कस्बा है अंचल नाम का। बहुत सुंदर जगह है, नारियल के पेड़ों से घिरी हुई, सड़कों पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं, तो जीवन बड़ी सामान्य रफ्तार से चलता है। यहीं रहती थी एक लड़की रंजनी। 2006 में उसकी उम्र सिर्फ 23 या 24 साल की रही होगी। रंजनी की जिंदगी शुरू से कोई आसान नहीं थी। उसके माता पिता का तलाक हो चुका था, पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब रंजनी अपनी माँ संतम्मा के साथ रहती थी। माँ बेटी ही एक दूसरे की सब कुछ थी। संतम्मा यानी रंजनी की माँ की उम्र 2006 में करीब 48-50 ईयर्स की रही होगी। वो कोई बड़ी नौकरी तो करती नहीं थी। संतम्मा मंदिरों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाती थी। कभी अगरबत्ती लगाना, कभी फूल चढ़ाना, कभी साफ सफाई करना। जो पैसा इकट्ठा होता था उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन संतम्मा ने कभी हार नहीं हारी, किसी को दोष नहीं दिया। अच्छा, रंजनी अपनी माँ की तरह लड़ाकू थी। लड़ाकू मतलब किसी से लड़ने वाली नहीं, बल्कि समाज में हार ना मानने वाली कामकाजी महिला थी। उसने दर्जी यानी टेलरिंग का काम सीखा हुआ था, तो वो टेलरिंग का काम करती थी। एक वकील के ऑफिस में क्लर्क भी थी, क्योंकि उसे टाइपराइटिंग भी आती थी। और एक कम्युनिटी है कुटुंबश्री, ये केरला का महिला सशक्तिकरण मिशन है। ये लड़की इसमें बड़ी सक्रिय थी। कुल मिला के ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथी थे और मिल करके अपना घर चला रहे थे। माँ मंदिरों में काम करती थी, रजनी दर्जी का काम करती थी और वकील के ऑफिस में क्लर्क भी थी। अब यहाँ से इस कहानी में एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है दिविल कुमार। तो रंजनी और दिविल कुमार पड़ोसी थे, दोनों अंचल के ही रहने वाले थे। दिविल की उम्र 2006 में करीब 24-25 साल की ही होगी। दिविल खाली नहीं बैठा था, सेना में भर्ती था। ये पठानकोट मिलिट्री बेस पंजाब में तैनात था। छुट्टियों में जब दिविल घर आता था तो घूमता रहता था, रंजनी से बातचीत करता रहता था। अब आप यहां से इस कहानी का प्लीज एक भी हिस्सा मिस मत करना, नहीं तो ये पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो प्लीज 10 मिनट के लिए रुक जाओ और ये कहानी पूरी सुनो। रंजनी और दिविल मिलते रहे, बातें करते रहे और ये बातें और मुलाकातें प्यार में बदल गई। कुछ महीनों के बाद परिवार को रंजनी की गर्भावस्था के बारे में पता पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है। ये पता पड़ा 6 महीने बाद, जब रंजनी को कुछ शारीरिक परेशानियां होने शुरू हो गई तो उसकी जांच हुई और जांच में पता पड़ा कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 जाने हैं। समाज ने, आस पड़ोस के लोगों ने, परिवार वालों ने, डॉक्टरों ने उसे गर्भपात की सलाह दी, लेकिन रंजनी ने मना कर दिया। वो बच्चों को रखना चाहती थी। अब ये गर्भपात के लिए क्यों बोला, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 2006 में केरल जैसे राज्य में बिना शादी के, बल्कि पूरे भारत में बिना शादी के बच्चा पैदा करना समाज के लिए कलंक था। रंजनी को पता था कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो डटी रही। जब रंजनी ने दिविल को शादी करने और बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा तो दिविल ने इनकार कर दिया। इनफैक्ट उसने ये तक बोल दिया कि ये बच्चे उसके हैं ही नहीं। रंजनी ने हार नहीं मानी
उसने केरला स्टेट वुमेन कमीशन में शिकायत दर्ज की। उसकी मांग बहुत सिंपल और जायज थी। उसने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि साबित हो सके कि इन बच्चियों का पिता दिविल ही है। महिला आयोग ने रंजनी की बात मानी। दिविल को नोटिस भेजा गया कि वो डीएनए टेस्ट के लिए पेश हो, और यहीं से शुरू हुई एक साजिश। पर उससे पहले एक सवाल है कि अगर रंजनी और दिविल को एक दूसरे से प्यार ही हो गया था तो आखिर शादी करने में दिक्कत ही क्या थी? तो सुनो, जिसे कुछ मीडिया और सोसाइटी के ठेकेदारों ने प्यार बताया, वो दरअसल प्यार नहीं, एक बलात्कार था। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स ने दिविल और रंजनी के बीच में संबंध या अफेयर बताया। कहा गया कि दोनों प्यार करते थे। दिविल ने शादी का वादा किया, लेकिन जब रंजनी गर्भवती हुई तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन रंजनी की मां संतम्मा कुछ और ही कहती रही। संतम्मा ने साफ कहा कि यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये यौन उत्पीड़न का मामला था। संतम्मा के अनुसार दिविल ने रंजनी के साथ बलात्कार किया था। वो कहती हैं कि जब रंजनी एक दिन कुछ पैसे लेने के लिए घर आई, तब दिविल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घर में कोई नहीं था। उसने पहले रंजनी को मारा, उसे बेहोश किया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन ये लड़की खून में लथपथ उठी। रंजनी ने अपनी मां को सब कुछ बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 24 जनवरी 2006 तिरुवनंतपुरम के एसएटी अस्पताल में रंजनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये 2 मासूम लड़कियां थी। रंजनी ने उनका नाम रखा तो नहीं था, मगर सोच लिया था। एक का नाम होता आनंगा और दूसरी का अक्षया। कितनी खुश होगी वो लड़की। 2 बेटियां, छोटे छोटे हाथ पांव, लेकिन उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब दिविल को पता पड़ा कि महिला आयोग ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया है, तो वो सहम गया। क्यों? क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट हुआ और साबित हो गया कि पिता वही है, तो उसे बच्चों की जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, रंजनी से शादी करनी पड़ेगी और सेना में उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है, प्लस समाज में बहुत बदनामी भी होगी। इन सबसे बचने के लिए उसने एक आसान रास्ता चुना। वो था सबूत मिटाने का, यानी रंजनी को ही खत्म कर दो। अगर वही नहीं रहेगी तो डीएनए टेस्ट कौन कराएगा? कोई गवाह नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा। यहीं पर आता है इस केस का दूसरा शख्स, अनिल कुमार। ये अनिल कुमार कन्नूर जिले में रहता था। 2006 में उसकी उम्र करीबन 28 या 30 साल रही होगी। अनिल और दिविल एक ही रेजिमेंट में तैनात थे, पठानकोट में। अनिल ने अस्पताल में रंजनी और संतम्मा से संपर्क किया। पहली मुलाकात में ही उसने पूछा कि क्या आपको ब्लड चाहिए? मैं मदद कर सकता हूं। रंजनी को ब्लड की जरूरत नहीं थी, लेकिन अनिल मदद करने की जिद पर अड़ा रहा। अब आप सोचिए, ये एक रिश्तेदार या पारिवारिक मित्र तो था नहीं, ये एक बिल्कुल अजनबी आदमी था जो अस्पताल में घूम रहा था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कोई अपना हो। संतम्मा कहती हैं कि वो हमसे मिला, हर रोज मिलता रहा, मदद की पेशकश की और हमें लगा कि शायद कोई सच में हमारा भला चाहता है। अनिल ने धीरे धीरे माँ बेटी का भरोसा जीत लिया था। वो रंजनी से कहता था कि मैं दिविल को मनाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो तुमसे शादी करेगा, बच्चों को भी मानेगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। रंजनी को लगा कि चलो कोई भगवान बन के उसकी जिंदगी में आए। जब रंजनी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो अनिल ने कहा कि तुम इतना दूर क्यों रहने जाओगी, मैं तुम्हें किराए का मकान दिलवा देता हूँ, वहां आराम से रहो। और उसने मकान भी दिलवा दिया, अंचल के पास ही एरम इलाके में। अनिल ने रंजनी और उसकी मां को बताया कि दिविल मान गया है और जल्द ही वो केरल आएगा और सबसे मिलेगा। वहां दिविल ने सेना से छुट्टी भी ली। रिकॉर्ड के अनुसार वो 6 जनवरी 2006 से 3 मार्च 2006 तक छुट्टी पर ही था। इनफैक्ट वो केरल भी आया, रंजनी और उसकी मां से भी मिला। और अब आता है वो दिन 10 फरवरी 2006 का, जिस दिन ये पूरी घटना हुई। 10 फरवरी 2006 की सुबह करीब 10 बजे संतम्मा अपनी पोतियों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत ऑफिस जा रही थी। उसी समय अनिल और दिविल घर पर आ गए। संतम्मा को देखकर उन्होंने पूछा कि आप कहीं जा रही हो? संतम्मा ने बताया कि वो पंचायत ऑफिस जा रही हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अनिल तो वहीं रुक गया, लेकिन दिविल वहां से चला गया। संतम्मा को लगा कि कोई काम होगा, इसलिए वो वहां से चला गया। जब संतम्मा पंचायत ऑफिस में थी तो ये अनिल और दिविल वापस आए। घर में केवल रंजनी और दोनों बच्चियां थी। रंजनी 17 दिन पहले नॉर्मल डिलीवरी करके आई थी, वो अभी पूरी तरह स्वस्थ तक नहीं हुई थी। शायद अनिल और दिविल दोनों ने घर में घुसते से ही इन पर हमला कर दिया। इन्होंने सबसे पहले रंजनी पर हमला किया, उसकी गर्दन काट दी गई, गहरे घाव मिले उस पर। फिर उन्होंने उन दोनों बच्चियों के भी गले काट दिए। एक बच्ची पलंग पर थी और दूसरी बच्ची पालने पर। हत्या इतनी क्रूर और पेशावर थी कि कोई सबूत ही नहीं थे।
कोई चोरी नहीं हुई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, सब कुछ ऐसा हुआ जैसे प्लान करके किया गया। और फिर ये दोनों हत्या के बाद वहां से तुरंत भाग गए। जब संतम्मा वापस लौटी, दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, उसने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। रंजनी खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी, उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसके बगल में एक पलंग पर और एक पालने में 2 बच्चियां मरी पड़ी थी, उनकी छोटी छोटी गर्दन भी कटी पड़ी हुई थी। संतम्मा की चीख निकल गई। पड़ोसी भागते हुए आए, किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची। अंचल पुलिस स्टेशन में तुरंत केस दर्ज हुआ। एक परिवार जो उसी मकान में दूसरे हिस्से में रहता था, उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने उस दिन अनिल को आते हुए देखा था। वो सुबह भी आया था और यहाँ से वापस भी गया, लेकिन दिविल का कोई निशान नहीं था। वेल, इनसे एक चीज छूट गई थी और वो था मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पुलिस ने इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर जांच की तो पता चला कि ये बाइक तिरुवनंतपुरम के एक यूज्ड बाइक वाली दुकान से बेची गई थी। पुलिस दुकान पर पहुंची। दुकान के कर्मचारियों ने बताया कि ये बाइक लेने के लिए 2 लोग आए थे। एक ने बाइक चेक की, दूसरा साथ ही में था। उन्होंने बताया कि दूसरे वाले ने मुझे एटीएम पे ले जाके पैसे भी निकाल के दिए थे। जब पुलिस ने एटीएम ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो उस बैंक रिकॉर्ड में राजेश पी का नाम आया और उसका पता था पठानकोट रेजिमेंट का। पुलिस ने इसकी फोटो निकाली। जब संतम्मा को ये फोटो दिखाई तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो अनिल है, जो हमसे मिलता रहता था। मतलब कि जो इतने महीनों से संतम्मा और उसकी बेटी रंजनी से अनिल कुमार बनकर मिल रहा था, दरअसल वो राजेश पी था। इसका ये भी मतलब हुआ कि ये प्लान कोई अचानक नहीं बना था, बल्कि दिविल और राजेश ने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा था। इनफैक्ट बात की जांच में ये पता भी चला कि दिविल और राजेश ने बच्चियों के पैदा होने से पहले ही पठानकोट के आर्मी कैंप में ही ये साजिश रच ली थी। अब पुलिस दिविल और राजेश के पास पहुंचने की कोशिश करती है। सेना को सब कुछ बताया जाता है, मगर ये दोनों वहां से भी भाग चुके थे। मार्च 2006 में जब दोनों अपनी यूनिट में वापस नहीं लौटे तो सेना ने इन्हें डिजर्टर घोषित कर दिया। डिजर्टर का मतलब है वो सैनिक जो बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़ दें और वापस लौटने का इरादा ना रखें। सेना एक्ट के तहत इसके लिए 7 साल की सजा हो सकती है, मगर सजा तो तब होगी ना जब ये पकड़े जाएंगे। हत्या के बाद दोनों ने पूरा भारत घूमा। दिल्ली गए, नासिक गए, नागपुर गए। करीब 2 साल तक वो भटकते रहे। पैसा कहां से आ रहा था? तो सेना में जमा की गई जो तनख्वाह थी उसका उपयोग कर रहे थे। इन दोनों ने अपने रिश्तेदारों को भी कभी फोन नहीं किया ताकि कोई पता ना लगा सके। एक आदमी अपने माँ बाप को भी फोन नहीं करता सिर्फ इसीलिए कि वो पकड़ा ना जाए। 2008 में ये दोनों पुदुचेरी पहुंचे। वहां इन्होंने अपनी पहचान बदल ली। दिविल अब विष्णु बन गया था और राजेश बन गया था प्रवीण कुमार। इन दोनों ने इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया था, अब उसी का काम भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा, इनका नाम बढ़ा, लोग इनसे डिजाइनिंग करवाने लगे। विष्णु यानी दिविल ने एक स्कूल की टीचर से शादी की। प्रवीण कुमार जो राजेश था उसने भी एक स्कूल टीचर से शादी कर ली। दोनों के बच्चे हुए, इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, घर परिवार बसा लिया। पुदुचेरी के लोग इन्हें सम्मानित नागरिक समझते थे। उनकी पत्नियों को ये तक नहीं पता था कि उनके पति ने एक माँ और 2 नवजात बच्चियों का गला काटा हुआ था। अब दोस्तों सवाल ये है कि इस केस में सीबीआई इन्वॉल्व कैसे हुई और ये दोनों 19 साल के बाद ही सही मगर पकड़े कैसे गए? तो इसका जवाब है संतम्मा। आप संतम्मा को भूल तो नहीं गए ना? 2006 में जब हत्या हुई तो संतम्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने केरला हाई कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया। 4 साल तक वो लड़ती रही बिना हार माने। 2010 में हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने 6 फरवरी 2010 को ये केस दोबारा दर्ज किया। 2013 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, लेकिन दोनों आरोपी तो गायब थे। कोर्ट ने उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया, 2 लाख का इनाम रखा गया इन पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संतम्मा बताती हैं कि हर कोई उसे और उसकी बेटी को बदनाम कर रहा था। लोग कहते थे कि तुम पागल हो, तुम्हारी बेटी चरित्रहीन थी। रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन संतम्मा वो नहीं डगमगाई। वो कहती हैं कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक मेरी बेटी और पोतियों को न्याय नहीं मिलता मैं चुप नहीं बैठूंगी। लड़ते लड़ते 19 साल निकल गए। अब आते हैं 2023 और 2024 के समय। केरला पुलिस ने एक नई टीम बनाई, टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग। इस टीम का काम था पुराने केसेस को निकालना और डिजिटल एनालिसिस से दोबारा खंगालना। इन्हीं केस में से एक पुराना केस था दिविल और राजेश का।
उन्होंने दिव्यल और राजेश की पुरानी तस्वीर निकाली। पुलिस ने इन तस्वीरों को AI फेशियल एजिंग टूल में डाला। AI ने दिखाया कि 19 साल बाद ये लोग कैसे दिख सकते हैं। अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग दाढ़ी, अलग अलग फेशियल फीचर्स के साथ सैकड़ों इमेजेस बनाई गई। AI से बनाई गई इन इमेजेस को फेसबुक पर पोस्ट की गई तस्वीरों से मिलाया गया। कई मैचेस आए और एक तस्वीर थी शादी की तस्वीर, जिसमें एक आदमी वरमाला पहने मुस्कुरा रहा था। AI ने बताया कि यह तस्वीर राजेश से 90% मैच कर रही है। शख्स था राजेश उर्फ प्रवीण कुमार। पुलिस को पता चला कि राजेश पुदुचेरी में रहता है, इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस करता है, एक स्कूल टीचर से शादी भी कर रखी है और उसने अपना नाम बदल के प्रवीण कुमार रख लिया है। जब राजेश की पहचान हुई तो पुलिस उसके पास पहुंची और पूछताछ में दिव्यल का सुराग मिल गया। केरला पुलिस ने यह सारी जानकारी CBI को दी। 3 जनवरी 2025 CBI की चेन्नई यूनिट ने पुदुचेरी के दोनों ठिकानों पर छापा मारा। दिव्यल अपने घर में था, राजेश भी अपने घर में था। CBI ने दरवाजा खटखटाया, विष्णु आप गिरफ्तार हैं, प्रवीण कुमार आप भी गिरफ्तार हैं। 19 साल बाद 4 जनवरी 2025 को इन दोनों को एर्नाकुलम के CGM कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 18 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब गिरफ्तारी हुई तो राज्य पुलिस के SP शनावास ने सीधे संतम्मा को फोन किया और बोला कि आरोपी पकड़े गए और अब जाके कहीं संतम्मा को चैन मिला। दोस्तों, रंजनी की कहानी सिर्फ केरला की कहानी नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जिसे समाज ने कुचल दिया। रंजनी की बेटियों के नाम थे आनंगा और अक्षया। वो आज 19 साल की होती, पढ़ रही होती, हंस रही होती, अपने माँ के साथ खेल रही होती, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 आदमियों ने सोचा कि DNA टेस्ट से बेहतर है कि हम इन तीनों को ही मार दें।